हेलो वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान का विकास एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ क्लास 7 का हिंदी का सैम्पल पेपर। दोस्तों, अगर किसी बच्चे ने पूरी वीडियो देख ली, मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूँगा क्योंकि ये पेपर लंबा है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों पार्ट जरूरी देखने अनिवार्य हैं अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं। अगर कोई बच्चा इन दोनों पार्ट को देख लेता है तो मैं गारंटी से दावे से कह सकता हूँ उसके अच्छे नंबर जरूर आएंगे। तो देखिए, चलिए दोस्तों, हमारे हमारे टाइम बर्बाद ना करते हुए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सेम इसी प्रकार का तुम्हारा पेपर आएगा। देखिए, पेपर होगा 2.5 घंटे का। 60 नंबर का तुम्हारा पेपर होगा क्लास 7 हिंदी का। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली यानी सीबीएसई बोर्ड। देखिए, मैं कुछ सामान्य दिशा निर्देश बता देता हूँ जल्दी जल्दी ताकि आप समझ पाएँ। देखिए, हमारा पेपर कुल 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ए, बी, सी, डी, क, ख, ग, घ। सिंपल। और कुछ कुल प्रश्न पत्र पर 11 क्वेश्चन होंगे। हमारी क्लास, ध्यान से सुनना, क्लास 7 के हिंदी में कुल 11 प्रश्न आएंगे। सभी को करना अनिवार्य है, कुछ छोड़ेगा नहीं, कुछ एक भी प्रश्न। और प्रश्नों ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, बस यही है। चलो धीरे धीरे करते हैं। देखिए, हमारा पहले कर देंगे खंड क यानी सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमारा पहला क्वेश्चन आएगा। एक एक आएगा छोटा सा तुम्हारे गद्यांश। उसमें से तुम्हें 4-5 एमसीक्यू पूछ लेंगे, वही बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूरे प्रश्न के उत्तर दीजिए। सिंपल। देखिए, हरमनप्रीत कौर की अगुवाई, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर 52 रन से खिताबी जीत के साथ ही पहली आईसीसी ट्रॉफी जीत ली। इसके साथ ही भारतीय टीम ने विश्व कप का खिताब सूखा भी खत्म किया। सिंपल। पहले 2 बार फाइनल में चूकने वाली भारतीय टीम ने स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा समेत पूरी टीम के एकजुट प्रदर्शन से लंबे इंतज़ार को ख़त्म करने में कामयाबी हासिल की। जैसे ही हरमनप्रीत ने नादिन डी क्लार्क का कैच पकड़ा, पूरी टीम एक साथ दौड़ी और करोड़ों देशवासी भी खुशी से झूम उठे। इससे पहले जमीमा रोड्रिक्स और प्रतिका रावल के दमदार खेल से टीम फाइनल में पहुंची। देखिए, आपको पता होगा कि रिसेंटली वुमेन्स आईसीसी 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बारे में है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? ऊपर ऊपर लिखा पड़ा, देखिए, हरमनप्रीत की अगुवाई वाली यानी उनकी कैप्टनसी में, तो उसका होगा ग हरमनप्रीत कौर। सिंपल, ऊपर ऊपर दे रखा है। अब देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम का आउट होने वाला अंतिम खिलाड़ी कौन था? तो ये भी दे रखा है यहीं पे। देखिए, जैसे ही हरमनप्रीत कौर ने नितिन डी क्लार्क का कैच पकड़ा तो जीत गए हम। तो वही है, नितिन डी क्लार्क। ऑप्शन देखिए, गाई है, दे रखा है। आंसर ये होगा इसका। ध्यान से समझना, यही आ सकता है तुम्हारे पेपर में, रिपीट हो सकता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप के फाइनल में कितनी बार सफल रही है? देखिए, क्वेश्चन ये है, कितनी बार सफल रही है भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप के फाइनल में? पहली बार सफल रही थी। क्यों? भारत तीसरी बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन पहली बार जीती है, 2 बार हार चुकी थी। हमारा आखिरी क्वेश्चन है इसमें, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने का देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देश पर इसमें देखिए, भारतीय टीम के विश्व विजेता बनने पर देशवासी खुशी से झूम उठे। पूरे देश में उत्सव व गर्व का वातावरण था, सभी को प्राउड फील हो रहा था। सिंपल। देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर का था, गद्यांश को पढ़ना था। सिंपल था, कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब ये है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और प्रश्न निम्न और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, अगर मैं पढ़ने लगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। हम धीरे धीरे, हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर देते हैं। मैं आपको समझाता भी जाऊंगा। इसमें है कि नदी का जल कहाँ से निकल रहा है? नदी का जल बर्फ से। ऊपर देखिए, मैं पढ़ भी देता हूँ आपके लिए। ये वाला मैं पढ़ूंगा, और ये वाला। सिंपल। यह मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपको करा दूंगा ताकि आपको समझ अच्छा से आ जाए। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल। देखिए, पूछा, नीचे ही पूछ रखा ये क्वेश्चन। यह निर्मल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद, कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विहाल। यह लघु सरिता का बहता जल ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर गिर की चट्टानों पर कण कण पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता रहता अंतरम। सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ पढ़ने की जरूरत थी नहीं इसमें।
फिर भी मैंने पढ़ दिया। देखिए नदी का जल कहाँ से निकलता है, चट्टान, बर्फ, मैदान, आपको पता ही होगा बर्फ से नदी का जल निकलता है। ऊपर दे रखा है, चाहे तो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्यांश में नदी के जल को किसके जैसा बताया गया है। काव्यांश में नदी के जल को तेल जैसा, घी जैसा, दूध जैसा, मक्खन जैसा। तो दूध जैसा, बिल्कुल क्रिस्टल। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर दे रखा, देखिए दूध, देखिए ये ना दूध, दूध सा हीम का जल। बस आपको पढ़ना है, कुछ नहीं करना, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। काव्यांश के अनुसार ऊंचे शिखरों से जल कहाँ गिरता है। ऊंचे शिखरों से जल चट्टानों पर गिरता है। जल पहले बर्फ से निकलता है, फिर कहाँ गिरता है, फिर हमारे चट्टानों पे गिरता है। सिंपल, कहाँ गिरता है, चट्टानों पे। आखिरी क्वेश्चन, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन था हमारा। काव्यांश में बताई गई नदी के जल की दो विशेषता बताइए। नदी की दो विशेषता पूछ रही है, बिल्कुल इतना इजी क्वेश्चन है ना। नदी का जल ठंडा होता है और वह निर्मल होता है, यानी साफ होता है, बिल्कुल स्वच्छ जल होता है। सिंपल। दोस्तों मुझे उम्मीद होगी कि आपको खंड क समझ आया होगा। बस 2 क्वेश्चन आएंगे। पहले में मैंने गद्यांश देगा, दूसरे में पद्यांश। गद्यांश आसान होगा, पद्यांश में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, जिसमें आपको करवाया। अब चलते हैं हमारे खंड ख यानी सेक्शन बी में। इसमें व्याकरण है। व्याकरण ध्यान से देखना, पेपर में आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कर नहीं पाते। व्याकरण का तीसरा क्वेश्चन है, तो टोटल 10 नंबर की हमारी व्याकरण आएगी। व्याकरण का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्न के उत्तर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा व्याकरण का। पहले में है क्वेश्चन नंबर 3 में मिलान पूछेगा व्याकरण में। देखिए इसमें पूछ रखा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और उसके सामने दे रखे हैं करुणा, कन्याकुमारी, सागर। देखिए आपको नाम से पता लग रहा होगा कि सागर कोई नाम है, किसी लड़के का नाम है। करुणा, करुणा कोई भावना है, यानी फीलिंग्स है। करुणा यानी दया की भावना। सिंपल। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी एक स्थान का नाम है। तो सिंपल यही होगा। जैसे जातिवाचक, जाति जैसे व्यक्तिवाचक, देख सागर एक व्यक्ति है, भाववाचक करुणा है, और जातिवाचक कन्याकुमारी, कुमारी नहीं है, कुमारी, कुमारी यानी जात, जात यानी जाति है। तो इसमें ये हो जाएगा तुम्हारा, ये आंसर मैंने दे रखा है नीचे। जातिवाचक सागर, व्यक्तिवाचक कन्याकुमारी और भाववाचक करुणा। सिंपल, मैं आपको करवा दिया है अभी से। इसमें पूछ रखा है कि डैश खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं, एक वाक्य दे रखा है। इसमें इस वाक्य में सर्वनाम शब्द पहचानिए। सर्वनाम क्या आपको पता ना है, सर्वनाम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। तो उसमें हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। देखिए आपको पता होगा, सर्वनाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं, हम, तुम, सारे सर्वनाम हैं। सिंपल। तो वहाँ आ जाएगा, हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। सिंपल। भरना था ये। हमारा 5वां है, घने बादल घिर आए, दी गई पंक्ति का विशेषण शब्द पहचानिए। जिसी बच्चे ने व्याकरण पूरी डीप से पढ़ी होगी उसी को समझ आएगा। तब भी मैं करवा रहा हूँ आपको, इसलिए ढंग से सुने। वीडियो को लाइक, चैनल का सब्सक्राइब करें। घने बादल गिर गए, दी गई पंक्ति में विशेषण शब्द पहचानिए। तो देखिए घने, इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस पूरे वाक्य में आपको बिल्कुल विशेष शब्द यानी अनोखा शब्द कौन सा लग रहा है, घने। देखिए घने नहीं है, घने बादल गिर गए, घने मतलब डार्क, तो घनास का विशेषण होगा। सिंपल। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। धन आपको पता होगा, धन, धन यानी मनी, मनी यानी संपत्ति, तो आप लिख देना संपत्ति। सिंपल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 7th, जो नाचता है, काव्यांश के लिए शब्द का इस्तेमाल। जो नाचता है यानी डांसर कौन है, नृत्यक। जो नाचता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डांसर यानी नृतक, शुद्ध हिंदी में नृतक। अब चलते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन में। इसी मतलब तीसरे का 8वें में, दांत खट्टे होने का मुहावरे का अर्थ क्या है। दांत खट्टे होना, जैसे तुमने नहीं सुना कि उस व्यक्ति के दांत खट्टे हो गए, मतलब वो हार गया, बुरी तरह से हार गया, पराजित हो गया, किसी खेल में हार गया, किसी चीज़ में हार गया, उसे दांत खट्टे होना कहा जाता है। सिंपल। अब चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट तीसरे के पार्ट में, व्याकरण के। फिर हमारा व्याकरण खत्म हो जाएगा। दैनिक में प्रत्यय जोड़कर लिखिए। दैनिक में प्रत्यय छोड़कर लिखिए। सॉरी 2 मिनट, सॉरी यहाँ थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई। यहाँ पर पूछा है दैनिक में प्रत्यय क्या है। दैनिक में पहले मैं आपको बताता हूँ प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं। हमारे सेकंड दोनों क्वेश्चन प्रत्यय व उपसर्ग पर डिपेंड करते हैं। कौन से, ये दोनों क्वेश्चन प्रत्यय व उपसर्ग देखिए बताएं। प्रत्यय वह होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं। क्या मैंने क्या क्या, ध्यान से सुनिए। प्रत्यय वह होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं। सिंपल। ओ सॉरी,
प्रत्यय वह होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, सॉरी मैंने कंफ्यूज हो गया, पीछे लगते हैं। और उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगते हैं। क्या? प्रत्यय पीछे, उपसर्ग आगे। क्या? उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। सिंपल। इसमें यह पूछ रखा है कि दैनिक में प्रत्यय क्या है। दैनिक में दैनिक शब्द है, इसमें हमारा प्रत्यय पूछ रखा है, तो इसमें होगा निक। क्या होगा? निक। सिंपल। इसमें ये पूछ रहा है प्रस्तुति शब्द में उपसर्ग लिखिए। उपसर्ग मैंने क्या बताया? आगे लगता है। क्या लगता है? उपसर्ग आगे लगता है, तो उसमें प्रस्तुति में उपसर्ग हमारा होगा, प्रस्तुति शब्द है, प्रत्यय उपसर्ग लगता है हमारा आगे। प्रस्तुति ये क्या है? आगे लगा हुआ है, तो ये हमारा होगा उपसर्ग। सिंपल। आप सभी को समझ आया होगा प्रत्यय व उपसर्ग में अंतर। प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। अब चलते हैं हमारे सेक्शन सी यानी खंड ग। ये हमारी किताब से आ रखा है, खंड ग, पाठ्य पुस्तक से। यदि किसी बच्चे ने चैप्टर पढ़ा है तो वही कर पाएगा। देखिए, यह हमारे एक चैप्टर से लिया गया है, खान पान की नई संस्कृति से। मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है, खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। सिंपल। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई। सिंपल। 2 लाइन समझ आई होगी आपको। अब चलते हैं हमारे इस आगे। जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे, मसलन हम उसी बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे, जो किसी खान पान विषय से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धारण भी जरूरी है, जिन्हें जब एथनिक कहकर पुकारने जाने लगा था बड़ा रूप से। सिंपल। बड़ा मतलब ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के प्रयोग नहीं छोड़े जाने से। देखिए, ये मेनली हमारा पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसके क्वेश्चन पर चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट था, पढ़ लेना फिर से। इसमें पहला क्वेश्चन है 4 नंबर का है, हम राष्ट्रीय एकता के बीज किस में मिल सकते हैं। ऊपर दे रखा है खान पान संस्कृति में। सी का ऑप्शन हो जाएगा। क्या? खान पान। ऊपर दे सकता। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप डीप में ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, स्थानीय व्यंजनों के साथ कैसा व्यवहार अपेक्षाकृत होता है। मतलब जो लोकल फूड होता है उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। पुनरुद्धार। पुनरुद्धार। सिंपल। कौन सा व्यवहार? पुनरुद्धार। याद करना। गद्यांश के अनुसार एथनिक किसे कहा जाने लगा। स्थानीय व्यंजनों को। ऊपर दे रखा है कि लोकल फूड को क्या कहने लगा? एथनिक। सिंपल। अब चलते हैं हमारे फोर्थ यानी लास्ट क्वेश्चन में। यदि स्थानीय व्यंजनों को 5 सितारा होटल तक सीमित कर दिया जाए तो क्या होगा। आम लोग उनसे दूर रह जाएंगे। यदि लोकल फूडों को केवल होटलों में लाया जाएगा तो गरीब लोग कहाँ से खाएंगे? नहीं खा पाएंगे। वो ये देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया। हमारे बुक से ले रखा था 4 नंबर का था, हमने कर लिया। चलते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन में, जिसमें गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तुम्हारी बुक से ले रखा है क्वेश्चन आंसर। कुल तुम्हें करने हैं 2 के 2 करने हैं, 4 टोटल नंबर 4 होंगे। सिंपल। दे रखे हैं तुम्हें। देखिए, तुम्हें ऑप्शन के लिए 3 दे रखे हैं, लेकिन मैं तुम्हें 3 ही कराऊंगा ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो पाए। और तुम्हें पेपर ने लेकिन 2 ही करने हैं। 2 ही करना, 3 मत करना, टाइम निकल जाएगा। सिंपल। देखिए, तुम्हारी बुक से एक क्वेश्चन ले रखा है, प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पल्ले के व्यक्तित्व की 2 विशेषता बताइए। प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पल्ले की व्यक्तित्व की 2 विशेषता। तो वह परिश्रम यानी मेहनती थे, विनम्र थे यानी मोडेस्ट यानी अच्छे व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति, गुस्सा ना करने वाले व्यक्ति, उसे कहा जाता है विनम्र। सिंपल। अब चलते हैं हमारे, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। अब चलते हैं हमारे दूसरे में, सोनपुर का मेला किस राज्य में और कब लगता है। देखिए, सोनपुर, जो बच्चे बिहार से होंगे उन्हें पता होगा कि सोनपुर का मेला बिहार राज्य में कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है। सिंपल। सोनपुर का मेला बिहार राज्य में कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में, गांधी जी द्वारा आश्रम में किन किन गतिविधियों की योजना बनाई गई। 2 गतिविधि के नाम बताइए। ये गांधी जी वाले चैप्टर से ले रखा है। गांधी जी ने आश्रम में चरखा कातने यानी चरखा चलाने और स्वच्छता यानी सफाई की गतिविधियों पर की योजना बनाई। सिंपल। आसान हो गया, सुनते जाओ, पढ़ते जाओ। सिंपल। अब चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन में। इसमें वर्ड लिमिट है 30 से 40। इसमें भी तुम्हें 2 क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का। सिंपल। इसमें भी तुम्हें 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे ऑप्शन के लिए, लेकिन तुम्हें करने 2 ही हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। सिंपल। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और करने तुम्हें 2 ही हैं। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में,
वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असहनीय क्यों होगा। देखिए तुम्हें पता होगा नीलकंठ एक पक्षी है, सिंपल। इसमें आंसर देखते हैं। वसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली, फूलों की सुगंध यानी खुशबू, सुहाना वातावरण फैल फैल जाता है। ऐसे आनंदमय यानी आनंद के मौसम में नीलकंठ का जाली घर में कैद होना उसे असहनीय लगा, क्योंकि वह खुले आकाश में उड़ना प्रकृति का देखिए आनंद लेना चाहता है। इसमें पूछ रखा है कि वसंत ऋतु होती है तब उसमें हरियाली होती है, फूलों की खुशबू होती है, तब नीलकंठ पक्षी पिंजरे में बंद हुआ रहता है, तो उसे पसंद नहीं आता कि मैं वसंत ऋतु में जाली में बंद रहूँ, मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ, मैं सुगंध लेना चाहता हूँ। यही है इसमें, सिंपल समझ आया होगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि समय की बचत हो, आप पढ़ सकें। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रतिस्पर्धा को विनम्रता से स्वीकारने की सीख दी है। धनराज पल्ले की इस बात का क्या अर्थ है। ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन धनराज पल्ले से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ लेना, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस चैप्टर से। इसका अर्थ है धनराज पल्ले अपनी सफलता पर घमंड नहीं करते, वे प्रतियोगिता को स्वीकारात्मक रूप से स्वीकार करते हैं और हार जीत को समान भाव देते हैं। देखिए इसमें कह रखा है, धनराज पल्ले ने कहा है कि मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रतिस्पर्धा को विनम्रता से स्वीकारने की सीख दी है। मतलब धनराज पल्ले कहना चाहते हैं कि हमें हार जीत दोनों को मतलब समान रूप से भावना देनी चाहिए। यदि खेलों में अगर हम हार भी जाएं तभी हमें कुछ टेंशन वगैरह नहीं लेनी चाहिए, खेल में हार जीत होती रहती है, उसकी माँ ने शिक्षा दी। अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन में। ये वीर कुंवर सिंह से के पाठ से लिया गया है। वीर कुंवर सिंह पाठ के किन प्रसंगों यानी वाक्यों से पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। यानी वो बहुत मतलब वो साहसी यानी उदार यानी मॉडेस्ट व्यक्ति थे, सिंपल। वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों से साहसपूर्ण युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए युद्ध किया। घायल होने पर भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी। वह स्वाभिमानी और देशभक्त थे यानी पैट्रियोटिक थे, जिससे उनका साहस और उदारता प्रकट हुई। मतलब वीर कुंवर साहसी व्यक्ति थे यानी किसी से डरते नहीं थे, अपने देश के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे, अंग्रेज़ों से भी लड़ने के लिए तैयार थे। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7। ये तुम्हारे पद्यांश लेगा। देखिए ऊपर हमने क्या किया, गद्यांश यानी गद्य, और नीचे हमने अब करेंगे हम पद्यांश, सिंपल पद्यांश। गद्य पद में तुम्हें अंतर पहले से ही पता होगा। क्वेश्चन नंबर 7 MCQ टाइप 4 नंबर का होगा, पढ़ देता हूँ। बरसे बदरिया सावन की मन भावना की, सावन में उम गयो मेरे मनवा, बनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चौदिस आया, दामिन दिन के जर लागन की, नन्ही नन्ही बूंदन महा बरसे, शीतल पवन सुहान की, मीरा के प्रभु गिरधर नादर आनंद मंगल गागन। सिंपल, ये तुम्हारा पद है। अगर तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा ना, मेरी बातें ध्यान से सुनो, समझ आ जाएगा, सिंपल। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन देखिए। सावन के महीने की क्या विशेषता है। इसमें मन उब जाता है, नहीं। मोहक हो जाता है, हाँ ये हो सकता है। मन उदास हो जाता है, नहीं। मन व्यस्तित होता है, नहीं। इसमें मन मोहक हो जाता है। सावन के मौसम में हरियाली होती है, हमारा मन खुश हो जाता है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। पद्यांश के अनुसार प्रभु के आने की सूचना सुनकर मीरा के मन में क्या हुई। प्रभु के आने से प्रभु के आने की सूचना सुनकर मीरा के मन में क्या आया। करुणा, दया नहीं। दुख नहीं। उमंग हाँ। दास्तान दास हुआ नहीं, यानी उमंग यानी खुशी की उमंग उनके मन में आ गई, मीरा के मन में। पद्यांश के अनुसार सावन में किसके चमकने की बात की गई है। पद्यांश के अनुसार सावन में क्या चमकती है। पानी नहीं, धूल नहीं, बिजली। सावन के महीने में बारिश होती है, बिजली चमकती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बिजली। आनंद मंगल की गागन की क्या आशय, मतलब इसमें एक दे रखा है ना वाक्य, आनंद मंगल गागन से क्या आश्रय है, तो इससे आश्रय है खुशी के गीत गाने से। क्या, खुशी के गीत गाने से, दुखी के गीत गाने से नहीं होगी। खुशी के गीत गाने से हाँ, विरह के गीत गाने से विरह नहीं, बिछड़ापन, मंगलवार को गाने की नहीं। देखिए आनंद मंगल, आनंद से ही तुम्हें पता लग रहा है, आनंद यानी खुशी, तो खुशी आंसर, दिमाग लगाओ आंसर मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। पार्ट 1 में अभी के लिए इतना ही, क्योंकि पार्ट 2 में मैं सारा करवा दूंगा। पार्ट 1 में अभी के लिए इतना ही। पार्ट 2 में हम करेंगे खंड डी लास्ट, रचनात्मक लेखन, जिसमें रचनात्मक ये सब होगा, पार्ट 2 में होगा। जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम पूरा करवा देंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।